अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल्स बूस्टर। कल की क्लास में हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। हमने फिर कोफैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, कोएंजाइम को भी देखा था, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था। देन हमने उसके एंजाइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और फिर हमने जो है एंजाइम का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसके। देन फिर हमने लॉक एंड इसके दो मॉडल्स भी पढ़े थे, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। सबसे पहले है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। किस तरह करती है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है और एंजाइम की अमाउंट जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन जो है वो स्पेसिफिक टाइम तक होता है और लिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तक होता है। फॉर एग्जांपल हम जो है अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन तो डबल होगा, लेकिन ये कब तक डबल होगा? ये तब तक डबल होगा जब तक हमारे पास एक्टिव साइट जो है वो जब तक हमारे पास सबस्ट्रेट जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि जब हम एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक्टिव साइट का नंबर भी बढ़ेगा। एक्टिव साइट का नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होंगे और हम एंजाइम को बढ़ा रहे हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन को, और सबस्ट्रेट को नहीं बढ़ा रहे। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हम एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि जब सबस्ट्रेट हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर फर्दर अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन को डबल या फिर ट्रिपल जो है उसके रेट को बढ़ा नहीं सकेगी, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे। और इस जो है इस तरह इसकी एक लिमिट है कि एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उसके इंक्रीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, एंजाइम के इंक्रीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। देन है हमारे पास दूसरा फैक्टर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एट लो concentration of substrate the rate of reaction is directly proportional to substrate available। देखिए हमारे पास substrate concentration जो है वो लो होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट अवेलेबल। बिल्कुल पिछले फैक्टर की तरह अगर हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है और एंजाइम को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, एंजाइम को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब हमारे पास जो थी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो थी, अब हम जैसे ही उसको बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। और हमने यहाँ पर पिछले वेक्टर की तरह ही इसको जो है इस केस में भी इसी तरह होगा कि एक टाइम आएगा कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने एंजाइम्स जो हैं वो उनको कांस्टेंट रखा हुआ है, हम सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट आएगा कि जब जो है हमारे पास एंजाइम्स जो है हमारे पास एक्टिव साइट जो अवेलेबल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस केस में फिर क्या होगा कि सबस्ट्रेट को बढ़ाने से सबस्ट्रेट अगर हम बढ़ा भी लेंगे तो एक्टिव साइट तो अवेलेबल नहीं होगी। अगर एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। इस तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी जो है रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन पे इफ़ेक्ट करती है। और इस पॉइंट को जब हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, जब हम जो है सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो सैचुरेटेड हो गया है। अब जो है हम इस डायग्राम को देखते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लिया है और वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट। ये देखिए हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। ये उसने दो सैंपल लिए, ये ए है और ये बी है। ये देखिए हमारे पास हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ तक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये एक पॉइंट आ गया है कि जहाँ पर फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन
विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ए की भी बी की भी। तो उसने बताया है कि एक्टिव साइट ऑलमोस्ट ऑल ऑक्यूपाइड एंजाइम इज सैचुरेटेड। तो इसका मतलब है कि सारी एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, यानी एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स थी वो सारी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब हम अगर सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारे पास एंजाइम रिएक्शन जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। इस पॉइंट पे हम क्या कहते हैं कि एंजाइम जो है वो सैचुरेटेड हो गया है। देन हमारे पास थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। इसमें भी यही केस है कि कब तक इंक्रीज़ होगा, अप टू ए स्पेसिफिक सर्टन लिमिट। सर्टन लिमिट कौन सी होती है, उस पॉइंट को जो है एंजाइम्स जो हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है हमारे पास मैक्सिमम अपना वर्क करते हैं। उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। जब तक हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो रहेगा वो मैक्सिमम वर्क करेगा। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा, हीट जो है हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है तो केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगी और जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम हीट की बात करें, हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। अगर हम हीट को बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और इस वजह से क्या होगा कि जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी तो उनके बिटवीन जो है वो कोलिजन बढ़ती जाएगी। कोलिजन के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो है वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे क्या होगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा। इस तरह अगर एंजाइम को प्रॉपरली वर्क करना है तो उसको एक स्पेसिफिक पीएच पे मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है एंजाइम वो डीनेचर हो जाता है। ये एक ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर शो किया हुआ है और वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट को शो किया हुआ है। ये हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक पीएच टेम्परेचर पे यानी 37, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, 37 के बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव हो गया और इसके बाद अगर हम टेम्परेचर को फर्दर बढ़ाएंगे तो एंजाइम जो है ये डीनेचर हो रहा है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिमम पीएच है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से डबल हो जाता है। अगर जो है ये टेम्परेचर अचीव रहता तो ये कर्व थी ये ऊपर को जानी थी। अब ये टेम्परेचर जो है 37 से ऊपर हो रहा है, इस वजह से क्या है कि एंजाइम जो है हमारे पास वो डीनेचर हो गया। फोर्थ फैक्टर है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू भी जो है वो एंजाइम रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा जो है उसका असर है, अफेक्ट करती है वो एंजाइम रिएक्शन पे। अगर हम पीएच को चेंज करेंगे तो जो है अमाइनो एसिड, एक्टिव साइट के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें आयनाइजेशन हो जाएगी। अगर आयनाइजेशन हो जाएगी तो जो है हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा। अगर पीएच के चेंज होने से क्या होता है कि आयनाइजेशन हो जाती है सबस्ट्रेट की या फिर एंजाइम की एक्टिव साइट की, तो क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो रिएक्शन जो रुक जाता है और एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है। अगर हम पीएच को एक्सट्रीमली चेंज करें तो क्या होगा कि एंजाइम में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। ये एक टेबल है, इसमें ऑप्टिमम पीएच शो की हुई है डिफरेंट जो है एंजाइम्स की। सबसे पहले पेप्सिन है, पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच है 2, सुक्रेज की 4.50, एंटीरोकाइनेज है 5.50, स्लाइफ्री अमाइलेज 6.80, कैटालेज 7.60, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8 है, पेंक्रियाटिक लाइपेज 9 है एंड आर्जिनेज जो है वो 9.70 है। ये इनकी सबकी जो है ऑप्टिमम पीएच बताई हुई है कि इस पीएच पे जो है ये अपना जो है काम अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अगर इस पीएच से जो है पीएच बढ़ेगी तो क्या होगा कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। देन है हमारे पास इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स एज अ नेम शोज इट विल इनहिबिट समथिंग। इनहिबिटर्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि
एंजाइम रिएक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। एंजाइम रिएक्शन को ये किस तरह इनहिबिट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इनहिबिटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद एंजाइम बट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट एंड दिस ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंटली। ये जो है एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह पर अटैच हो जाते हैं और इनमें एबिलिटी नहीं होती कि ये एंजाइम को प्रोडक्ट में चेंज कर सकें, और फिर क्या होता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली ही ब्लॉक कर देते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं पॉइजन जिसमें साइनाइड है, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स आ जाती हैं। इसकी जो है आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। इरिवर्सिबल, इसका एज अ नेम शोज़ कि ये जो है कुछ इन ये अगर इनहिबिट करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी को तो वो इरिवर्सिबल होगी, यानी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे, ये परमानेंटली उसको ब्लॉक कर देगी, ये परमानेंटली जो है एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको वो दोबारा जो है वो रिएक्शन नहीं कर सकेगा। दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये जो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं ये एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं या फिर ये एक और काम करते हैं कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो है ये एक्टिव साइट के साथ अगर अटैच हों तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और जिनको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से ये जो है ये परमानेंटली उसको ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, और जो है इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम रिएक्शन को, और एंजाइम रिएक्शन को ये जिसकी वजह से एंजाइम जो है हमारे पास सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाता। दूसरी टाइप है हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर। ये जो है ये वीक लिंकेजेस बनाते हैं, ये भी सबस्ट्रेट की जगह अटैच हो जाते हैं और जो है वीक लिंकेज होता है इसका, जिसकी वजह से ये रिवर्स हो सकते हैं, इसकी एंजाइम की एक्टिविटी को दोबारा से हम जो है उसको रीएक्टिव कर सकते हैं। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली और पार्शली बाय इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। किस तरह हम उसको रीएक्टिव कर सकते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को अगर हम बढ़ा दें तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसको आगे फर्दर जो है वो 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं, तो competitive inhibitors, as the name shows, there will be some kind of competition between substrate and inhibitor. So इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक जो है वो एंजाइम होता है और ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और एट द सेम टाइम ये हमारे पास जो है ये इनहिबिटर है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो है ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ये दोनों ये जो हैं ये ए है और ये भी ए है, सपोज दैट, ठीक है। ये हमारे पास ये सबस्ट्रेट है और ये जो है ये इनहिबिटर है। इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से तो एंजाइम की बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट जो है वो उसको रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम होगी, वो इसकी जगह यानी सबस्ट्रेट की जगह जो है वो इनहिबिटर को चूज़ कर लेगी, जिसकी वजह से जो है वो इसकी जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाएगी और वो एक्टिवेट नहीं कर सकेगी कैटालाइटिक साइट को और प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेंगे। इस तरह जो है ये इनहिबिट एज एन इनहिबिटर एक्ट करेगा, यानी कंपटीशन होगा बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट टू अटैच विद एक्टिव साइट, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि इनहिबिटर जो है वो अटैच हो जाएगा और फिर जो है हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। ये जो हैं ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट की बजाय किसी एंजाइम्स में किसी दूसरी जगह पर जो है ये अपना एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज कर देते हैं कि
उसके एक्टिव साइट तो अवेलेबल होती है। अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट भी अब अगर एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच होगा तो कैटालिसिस जो है वो नहीं होगी, एज अ रिजल्ट जो है एंजाइम रिएक्शन जो है वो नहीं होगा और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है ये हमारे पास सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और ये हमारे पास फ्यूमेरिक है। ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इसकी जगह पर जो है हमारे पास ये हमारे पास थर्ड वन है हमारे पास मेलानिक एसिड। ड्यू टू स्ट्रक्चर सिमिलरिटी क्या होगा कि इसकी जगह पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग जाएगा और रिएक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट जो है हमें नहीं मिल पाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।